चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। यह ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में 100% गारंटी है पूछा जाएगा। इस सीरीज को देखने के बाद आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम का सारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं है? क्योंकि एक कहावत, एक लाइन है, पढ़ो वही जो आए एग्जाम में। क्योंकि अब हम लोगों का एग्जाम बहुत करीब आ रहा है, इसलिए तैयारी को एक अलग ढंग से किया जाना चाहिए, है ना। चलिए बिना बाधा का हम स्टार्ट करते हैं और आप मेरा सहयोग और साथ जरूर कीजिएगा। साथ यही दीजिएगा, आप जानने से पहले, आप जब क्वेश्चन को देखोगे तो मेरे जवाब देने से पहले आप जरूर कमेंट में अपना जवाब दे दीजिएगा, है ना। चलिए, हम लोग जिस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उस चैनल का नाम है विक्रमशिला पूर्णिया बिहार। क्या नाम है? विक्रमशिला पूर्णिया बिहार। यदि आप नए आए हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो बहुत करीबी लोग होंगे उनके पास इस वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि वह भी अच्छे से जानकारी ले सके, है ना। आज हम लोगों का टॉपिक है हिस्ट्री। किस क्लास का है? तो 10th का है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2025 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है आज का हम लोग का, वह है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। आप एक बात को समझिएगा, जब भी कोई चीज जुड़ता है ना तो वहां एक चीज जो है विरोधी के तरह खड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं जो उसके साथ खड़ा होने के लिए आ जाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, मतलब विरोध में कौन सा देश था। तो आपको याद रखना, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण जब हो रहा था तो उसका विरुद्ध में जो खड़ा था वह एक था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो आपको पता चल गया ना, जब भी दो चीज जुड़ता है तो उसमें एक तीसरा आदमी आता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? जो कि उसमें बहुत बड़ा बाधा डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो विरोध कर रहा था वह था ऑस्ट्रिया। समझ में आ गया कि नहीं गया? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2, जाल बेरिन एक संस्था थी। जाल बेरिन किसकी संस्था थी? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन है आपके सामने में, क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का, पादरी सामंतों का। तो आपको याद रखना है, जालबेरिन जो संस्था थी ना, यह व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अब अगला वीडियो से हम एक काम करेंगे, कौन सा भी ईस्वी में पूछा गया इस साइड में दे देंगे। हमको लगता है अधिकांश बार पूछिए देता है। फर्स्ट सीटिंग में नहीं पूछेगा, सेकंड में पूछ देगा, सेकंड में नहीं पूछेगा, फर्स्ट में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। उन तमाम क्वेश्चन को हम लाए, आप गौर से देखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? फिर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। क्वेश्चन क्या है पता चला? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। देखिए बहुत सारे ऐसे पार्टी होते हैं जिसको हम लोग राजनीतिक दल भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टी होते हैं, जैसे कांग्रेस दल है, उसका भी कोई ना कोई स्थापना किया होगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे बीजेपी है, उसका भी कोई स्थापना किया होगा। उसी प्रकार से एक दल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने, मतलब कोई तो किया होगा, और कौन किया था। तो आपके पास ऑप्शन है, गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। यदि आप जान रहे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो जानिए। गदर पार्टी की जो स्थापना किया था थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल 1913 में। कब किया था? लाला हरदयाल 1913 में किस पार्टी का स्थापना किया था? तो गदर पार्टी का स्थापना किया था, जो एक अलग सा दिखा था। समझ में आ गया कि नहीं गया? जब भी कुछ भी नया हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो जरूर वो अनोखा बनता है। समझ में आ गया? अब देखिए हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। आपको याद रखना पड़ेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक मतलब बड़ा दूसरे टाइप का घटना था, जो कि बड़ा दुखदायक घटना जिसको आप कह सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? लाखों लोग मरते हैं, हजारों लोग मरते हैं। समझ में आ गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, या सब गलत है, इसमें से कोई सही नहीं है। आपके पास यदि ऑप्शन है, जानकारी है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यदि सब गलत है तो डी मार दीजिए, लेकिन हम आपको बताते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को।
शायद यह भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। आप याद रखिएगा विश्वव्यापी आर्थिक संकट इतना भयावह था, इतना दर्दनाक था, लोगों को खाने नहीं मिल रहा था, लोग तरस रहा था। क्यों? क्योंकि किसी के पास कुछ था ही नहीं। आर्थिक संकट मतलब पैसा, पैसे खत्म हो गया। और आपको पता है ना, पैसा फेंक तमाशा देख, जब पैसा है ये नहीं है तो फेंकेंगे क्या। तो उस समय क्या था, आर्थिक संकट इतना खतरनाक आया था। कब? तो याद रखिएगा, आपके पास ऑप्शन है 1914, 1922, 1929, 1927। आपको याद होना चाहिए और याद रखिए आज से, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आया था, जिसको हम लोग विश्वव्यापी आर्थिक संकट कहते हैं। इसमें लोग भूखे तड़प तड़प कर मर जाते थे, किसी को कुछ नहीं मिलता था। भगवान से हम गुजारिश करते, हे गॉड कभी दोहरा करके ऐसा आर्थिक संकट हम लोगों को नहीं दिखाइएगा, है ना। तो 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था। यदि यह नहीं आता ना तो भारत आजाद हो जाता, तभी ये 1947 जाना भी नहीं पड़ता। लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत सारे मुसीबत को हम लोग झेले। फिर आ जाइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जैसे भी हम आपको ऊपर बताए थे, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। यहाँ हम लोगों के पास क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आपको ऑप्शन है आपके पास 1848 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, और डी है 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। चलिए अब हम आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। हम लोग के पास ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के क्रॉम्पटन, हम्फ्री डेवी। आपके पास यदि ऑप्शन का आंसर है तो जरूर जवाब दीजिए। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किया था? तो आज से याद रखिए, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। कौन किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है 8 नंबर। जमशेदजी टाटा ने, क्या कहता है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। अब आपको पता होगा, याद रखिएगा, टाटा, बाटा और नाटा बड़ा खतरनाक होता है ना। उसी प्रकार से टाटा लोहा का जो कंपनी टाटा जो स्थापना किया था, उसका तिथि कब था। आपके पास ऑप्शन है ए में 1854, 1907, 1915 और 1923। तो आप अच्छा से याद रख लीजिएगा, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया था। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कब किया था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, क्या कहता है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह कौन थे। एक क्वेश्चन तो हम लोग का यहाँ भी याद हो गया, यानी कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का नाम क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह। का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गया, सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उसका जन्म बिहार में हुआ था। तो यही से दो बात क्लियर हो गया। लेकिन बिहार के किस शहर में हुए थे, तो ऑप्शन है मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। यदि आप जान रहे हो तो कमेंट करो, नहीं जान रहे हो तो सीखो। सिखों का 10वें जो गुरु थे गोविंद सिंह, उसका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। याद हो गया कि नहीं हो गया। पटना अभी वर्तमान में बिहार की क्या है, राजधानी है। पटना बिहार की क्या है, राजधानी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बड़ा आसान है। हाँ, गेरीबाल्डी, क्या नाम है, गेरीबाल्डी पेशे से क्या थे। अब देखिए, पेशे का मतलब होता है क्या, उसका रोजगार। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाए चाहे ऑनलाइन में, यह हमारा रोजगार हो गया। आपके पिताजी रिक्शा चला रहे होंगे, आपके पिताजी का वो रोजगार हो गया। समझ में आ गया कि नहीं गया। जिससे आपका पेट भर रहा है ना, जिससे आपका घर परिवार चल रहा है, उसी को पेशा कहा जाता है, जिसको हम लोग रोजगार कहते हैं। गेरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो आपके पास ऑप्शन है नाविक, कर्मचारी, व्यापारी, इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, गेरीबाल्डी पेशे से जो है नाविक थे। समझ में आ गया कि नहीं। जब हिस्ट्री पढ़ा है तो वहां आप जाकर के देखिए, बड़ा डिटेल्स इसके बारे में व्याख्या कर दी, इसलिए आज हम एमसीक्यू करवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो गेरीबाल्डी क्या थे, पेशे से नाविक थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब हम लोग
11 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन कौन किया था। तो अब देखिए एक मिनट, कुछ कुछ ऐसे बयान होते हैं, जैसे आपको पता होगा एक नारा सब रहता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बहुत सारे चीज होते थे जिसके बारे में बताया जाता है, उसी के तरह उसको कौन व्याख्यात्मक रूप दिया उसके बारे में जानना ही हम लोग का क्या कहता है, अवलंबन के तहत आता है। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ऑप्शन है बिस्मार्क लेनिन, और सारे ऑप्शन छूट गया नहीं दे पाए थे, तो याद रखिएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था, बिस्मार्क। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ वो कौन सा ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन है 1838, 1858, 1881 और लास्ट में क्या 1861। तो आपको पता होना चाहिए रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था वह ईस्वी था 1861। कब हुआ था, 1861। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924, 1907, 1915 या 1923। आप अच्छे से याद रख लीजिए, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, यानी कि हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कौन से देश आते हैं। जैसे आपको पूछेगा भारत के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, आप कहिएगा मुंबई आता है, कलकत्ता आता है, बिहार आता है, हाँ झारखंड आता है, असम आता है, केरला आता है, इसी प्रकार से कहिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो इसके अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या ऑल। तो आप बताओ क्या आता है, कंबोडिया आता है या वियतनाम या लाओस। तो आपको याद रखना पड़ेगा तीनों आते, हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तीनों का तीनों आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि ऑल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। 15 में क्या कहता है, बगीचों का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। यहाँ पे दो बात आपको क्लियर करना पड़ेगा, यदि विश्व स्तर पे पूछा जाएगा तब लंदन हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं गया, विश्व स्तर पे यदि पूछा गया तब लंदन हो जाएगा, लेकिन जब पूछेगा भारत में कहाँ है, तो भारत का कर्नाटका एक शहर है जिसका राजधानी बंगलोर होता है, तो कर्नाटका जो है भारत का हो गया। यदि विश्व स्तर का बात किया जाएगा तब आपका कौन सा हो जाएगा, लंदन। बगीचों का शहर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बगीचों का शहर। ठीक है, याद हो गया कि नहीं हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो याद रखिएगा भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था, दशक क्या होता है, 10 वर्ष का होता है। ठीक है, जैसे मोदी जी एक दशक से प्रधानमंत्री यानी 10 साल से प्रधानमंत्री है, कांग्रेस लगभग 6-7 दशक तक जो है शासन किया। समझ में आ गया कि नहीं गया, दशक क्या होता है, 10 साल का। तो ऑप्शन है हम लोग के पास 1990, 1970, 1960, 1980। तो आप याद रखिएगा 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। कब हुआ था, 1990 ईस्वी में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर यानी 17 नंबर क्वेश्चन, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। पता है विद्यार्थी को जो है परेशान करने वाला कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, ये चीन ने करवाया। पहले कॉपी कलम था ही नहीं, सीधा मुंह का पढ़ो घर जाओ तीर धनुष चलो यही सब पढ़ाई होता था। ये जो लोचा वाला पढ़ाई स्टार्ट हुआ जब छपाई का कार्यक्रम चीन कर दिया, ठीक है, कॉपी उपी बनाने लगा, समझ में आ गया। तो अब तो हमने आंसर ही बोल दिया आपको, चीन है ना। तो छपाई का कार्यक्रम सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो चीन में हुआ था। आपको क्या कहता है, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था, ऑप्शन दिया चीन, अमेरिका, रूस, भारत। तो याद हो गया ना अच्छा से, चीन में सबसे पहले छपाई का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। क्लियर, अब आ जाइए आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक। अब एक बात बताओ, आजकल का जो मीडिया है वो तो बातें छोड़ दो, मीडिया का लेवल ही गिर गया। एक बड़ा लेवल देखो, मीडिया आज 3 प्रकार का, आप समझना यहाँ पे, यहाँ बहुत बड़ा बात हम बताने जा रहे हैं। आज जो है मीडिया 3 प्रकार का है। एक मीडिया क्या है, जो कि हाई लेवल का मीडिया है, अब बता रहे हाई लेवल का मीडिया है, दूसरा मीडिया और तीसरा मीडिया। ये इसको आप अपने समाज में उस स्तर से यूट्यूबर का मीडिया कहते हो, इसको आप लोग रियल में मीडिया का बात कहते हो, लेकिन ये दोनों को जो कहते हो आप यूट्यूबर कहते हो, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाएगा उसको आप यूट्यूबर ही कहते हो। ठीक है,
क्योंकि हमने एक दो कंडीशन को देखा है। ई मीडिया क्या हो गया, ई मीडिया अलग अलग क्षेत्र में बिक गया। एनडीटीवी है किसी और व्यक्ति के पास, आज तक है किसी और के पास, सारा मीडिया बिक गया जितना हाई लेवल है। तो अब स्वाभाविक है जो मीडिया हम खरीदेंगे उसको जो हम कहेंगे वही चलाएगा। तो हाई लेवल का सारा मीडिया बिका हुआ है। बचा यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे मीडिया हैं जो एकदम कंटेंट दिखा रहे हैं, जो घटना हो रहा है रियल घटना दिखा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ ऐसे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपके नजर में कौन सा ऐसा मीडिया है जो रियलिटी को दिखा रहा है और सरकार पे भी सवाल दे रहा है, विपक्ष के बारे में भी बता रहा है। लेकिन कुछ थर्ड नंबर में जो है कुछ ऐसे मीडिया है जिसको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए, यानी कि उसको वायरल होना, चाहे कुछ भी गलत सलत देश विरोध कुछ भी दिखा करके उसको वायरल होना है। तो हमारे देश में 3 प्रकार के, एक बिका हुआ पत्रकार, समझ में आ गया कि ना, पूरा दुनिया में 160-70 लेवल है इसका, लेवल 1-2 नहीं है जी, 160-70 लेवल है मीडिया का, ठीक है। और दूसरा ऐसा है जो दिखा रहा है ठीक ठाक, तीसरा ऐसा है जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ वायरल होना है। समझ में आ गया? तो भारत में 3 प्रकार के मीडिया अभी काम कर रहे हैं। तो कहता है इसमें कुछ जो गलत है तो उसके लिए कुछ आपत्ति हुआ, जिसको खेद कहते हैं हम लोग। तो उस लोगों पे कार्रवाई कब स्टार्ट हुआ था, तो उसी बात को कहता है आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ऑप्शन है 1951, 1953, 1954, 1956। तो याद रखिएगा 1951 में यह चीज पारित हुआ था, यानी कि समाचार पत्र पर जो भी गलत उलट छापेगा उस पर टिप्पणी किया जाएगा। चलिए अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको चूज करना है। बताइए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। 1759, 1770 है बुआ, याद रखिएगा, 1773 और 1775। तो आपको अच्छा से याद होना चाहिए 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था, जो कि एक साथ 8 सूत को काटता था, एक साथ 8 सूत को काट देता था। स्पिनिंग जेनी एक ऐसा मशीन था जिसका स्थापना जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था 1770 ईस्वी में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई। 1854, 1885, 1907, 1914। तो याद रखिएगा बंबई में जो सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुआ था वो 1854 ईस्वी में हुआ था। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई हो तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर लिया है। क्या कहता है, अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो आप जीते जी आत्महत्या कर लिए हो। याद रखना, इसलिए सपना देखते रहना गलत बात नहीं है, सिर्फ सपना ही देखना गलत बात है। सपना देखकर उसके पीछे जान लगा देना, यही तो हम लोगों के पास एक कार्य बचा हुआ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।